सुप्रभात छात्रों। मैं सुमन, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय पिड़ावा। सुमन हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे हिंदी निबंध की विकास यात्रा, जो कि कोटा विश्वविद्यालय के स्नातक तृतीय वर्ष की कक्षाओं में चलता है। हिंदी निबंध की विकास यात्रा को समझने से पहले हम निबंध को समझेंगे कि निबंध क्या है। निबंध दो शब्दों से मिलकर बना है, नि और बंध। निबंध का अर्थ होता है कि विशेष रूप से बंधी हुई या गद्य की वह रचना जो क्रमबद्ध तरीके से सुगठित और सुबोध भाषा में लिखी गई हो, वह रचना निबंध कहलाती है। अनेक विद्वानों ने इसकी अनेक परिभाषाएं दी हैं। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि गद्य कवियों की कसौटी है, तो निबंध गद्य की। कि जैसे गद्य जो है कवियों के लिए दुष्कर कार्य है, गद्य लिखना कवियों के लिए कठिन कार्य है, उसी तरह से गद्य लेखन या गद्य लिखने वालों के लिए निबंध लिखना कठिन कार्य है। गद्य लेखन में भी निबंध को या निबंध लेखन को सबसे कठिन कार्य बताया गया। अब निबंध के मुख्यतः कई जगह 3 अंग बताते हैं और कई जगह 4 अंग। हम दोनों के बारे में ही जानकारी प्राप्त करेंगे। अब 4 अंग कौन कौन से हैं? नंबर 1 है शीर्षक, नंबर 2 प्रस्तावना, नंबर 3 विस्तार और नंबर 4 है उपसंहार। और जहाँ 3 अंग माने जाते हैं वहाँ नंबर 1 पर है प्रस्तावना या उसको भूमिका भी कहते हैं, नंबर 2 विस्तार और नंबर 3 पर है उपसंहार। अब सबसे पहले है नंबर 1 पर शीर्षक। तो निबंध का जो शीर्षक है वह आकर्षक होना चाहिए, वह पाठक को आकर्षित करे। शीर्षक को पढ़ते ही पाठक को ऐसा लगे कि हमें इस निबंध को पढ़ना चाहिए, यानी शीर्षक को पढ़कर उस निबंध को पढ़ने की उत्सुकता जागृत हो। नंबर 2 पर है प्रस्तावना या भूमिका। प्रस्तावना या भूमिका जो है उस निबंध की नींव के समान होती है, और प्रस्तावना हमेशा छोटी होनी चाहिए, और जो विचार हम लिखने जा रहे हैं या जिस तरह का निबंध हम लिखने जा रहे हैं उसकी मुख्य बातें उसमें आ जाती हैं भूमिका में, और भूमिका को पढ़कर हमें उस निबंध को आगे पढ़ने की उत्सुकता जागृत होनी चाहिए। और नंबर 3 पर है विस्तार। विस्तार जो है निबंध का मुख्य अंग होता है, जिसमें लेखक अपने विचार प्रकट करता है, या इस तरह से भी कह सकते हैं कि विस्तार जो है निबंध की आत्मा है, उसमें उस विचार को संपूर्ण प्रस्तुत किया जाता है। अब चौथा है उपसंहार। उपसंहार में निबंध के इस तरह से कह सकते हैं कि निबंध का सारांश लिखा जाता है। इसको किसी कविताओं के लाइनों के माध्यम से भी समाप्त किया जा सकता है। इस तरह से निबंध के 4 अंग होते हैं। अब हम पढ़ेंगे हिंदी निबंध की विकास यात्रा। हिंदी निबंध का जन्म भारतेंदु काल में हुआ। भारतेंदु काल की शुरुआत कहाँ से हुई? भारतेंदु काल की शुरुआत 1850 से और 1900 ईस्वी तक मानी जाती है, यानी 1850 से और 1900 तक का जो समय है वो भारतेंदु युग कहलाता है। उस समय हिंदी निबंध का विकास हुआ। यह नवजागरण का समय था, क्योंकि इसी दौरान 1857 की क्रांति हुई थी और लोगों में अंग्रेजों को भारत से भगाने का आक्रोश था, यानी आज़ादी लाने का आक्रोश था लोगों में कि हमें अब आज़ाद होना ही। तो किसी भी समय का जो साहित्य होता है वो अपनी परिस्थितियों से अछूता नहीं रहता है। हर समय का साहित्य अपनी परिस्थितियों से प्रभावित होता है, क्योंकि कहा भी गया है कि कोई भी साहित्य अनिवार्य नहीं होता अगर वो युग की मांग नहीं होता। भारतीयों की दीन दशा की और लेखकों का बहुत ध्यान गया था, क्योंकि उस समय हर व्यक्ति परेशान था
और पुराने गौरव, मान, ज्ञान, बल, वैभव को फिर से लाने का प्रयत्न हो रहा था। लेखक अपनी भाषा को हर प्रकार से संपन्न और उन्नत करने में लग गए थे। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि इस काल के लेखक स्वतंत्र विचारों के थे। उनमें अक्खड़पन और फक्कड़पन भी था। ऐसा युग निबंध के बहुत अनुकूल होता है। इसलिए इस युग में जितने अच्छे निबंध लिखे गए उतने अच्छे नाटक, आलोचना, कहानी आदि नहीं लिखे गए। यानी सबसे ज़्यादा अच्छे क्या लिखे गए उस समय? निबंध लिखे गए। अब आते हैं भारतेंदु युग। भारतेंदु काल वातावरण और परिस्थितियों भारतेंदु काल के वातावरण और परिस्थितियों से तो आप सब परिचित ही हैं। उस युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, बाल मुकुंद गुप्त और राधाचरण गोस्वामी जैसे प्रमुख निबंधकार हुए। भारतेंदु जी के निबंधों में भी अनेक विषय हैं, या इस तरह से कह सकते हैं कि भारतेंदु जी ने अनेक विषयों पर निबंध लिखे। जैसे उनके निबंध है कश्मीर कुसुम, उदयपुरोदय, काल चक्र, बादशाह, दर्पण, ये इनके ऐतिहासिक निबंध है। वैद्यनाथ धाम, हरिद्वार, सरयू पार की यात्रा, ये इनके विवरणात्मक निबंध है। इनमें विवरण दिया गया है। या इस तरह से कह सकते हैं कि जहाँ ये कई यात्राएं करके आते हैं उनका विवरण इसमें प्रस्तुत किया गया है। कंकण स्रोत, व्यंग्यपूर्ण निबंध, वर्णनात्मक और नाटक नाम का जो इनका निबंध है वो हिंदी साहित्य में बहुत अधिक महत्ता रखता है। यह इनके जो नाटक नामक निबंध है इसको नाटक की विकास यात्रा की नींव समझा जाता है, उनकी नींव माना गया है। वैष्णवता और भारतवर्ष, इनका विचारात्मक निबंध है। भारतेंदु सबसे अधिक सफल हुए अपने व्यंग्यात्मक निबंधों में। उन्होंने जो व्यंग्यपूर्ण निबंध लिखे वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रहे। जैसे लेवी प्राण लेवी, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, पांचवें पैगंबर, अंग्रेज स्रोत, कंकड़ स्रोत आदि में गजब का हास्य व्यंग है। सरयू पार की यात्रा में भारतेंदु ने अपने व्यंग का बढ़िया नमूना प्रस्तुत किया है कि जैसे वहारे बस्ती, झक मारने बस्ती, अगर बस्ती इसे कहते हैं तो उजाड़ किसे कहते हैं। क्योंकि वो एक ऐसी जगह का चित्रण करते हैं सरयू पार की यात्रा में कि जगह जगह पर मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पर और वहाँ लोग रहते हैं, लेकिन वो उनको एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। उनके दुख दर्द में एक दूसरे के दुख दर्द में वो या एक दूसरे का सहयोग नहीं करते हैं। किसी तरह से एक दूसरे का कोई किसी से संबंध नहीं है, क्योंकि वो जो बस्ती थी वो भीख मांगने वाले लोगों की बस्ती थी। और दुनिया में भूख से बढ़कर कोई बीमारी नहीं होती। जब हमारा पेट भरा होता है ना तो हम 1000 तरह की बातें कर सकते हैं, लेकिन 3 दिन अगर हमें भूखा रखा जाए तो हम सारी बातें भूल जाते हैं, क्योंकि भूख जो है दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी होती है। भूख की वजह से लोग न जाने क्या क्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो इसी तरह की वो बस्ती थी जिस पर भारतेंदु जी ने व्यंग्य कसा कि अगर इसी को बस्ती कहोगे जहाँ लोग एक दूसरे को नोच खचोटने को तैयार है तो फिर उजाड़ किसको कहोगे। इनके निबंधों की भाषा स्वच्छ और श्लेषपूर्ण है। श्लेष मतलब इनके अर्थ चिपके हुए हैं। कहीं कहीं तो उर्दू की बढ़िया शैली भी आपने उपस्थित की है। भाव और विचार की दृष्टि से युग की वे सभी विशेषताएं इनमें भी मौजूद है जो भट्ट जी या प्रताप नारायण मिश्र जी के निबंधों में उपस्थित है। बालकृष्ण भट्ट अपने समय के लाते हैं। उन्हें हिंदी का माउंटेन कहा जाता है। माउंटेन इंग्लिश के ऐसे राइटर हैं और उन्हीं के नाम पर बालकृष्ण भट्ट जी को भी माउंटेन कहा जाता है। भट्ट जी ने सभी प्रकार के निबंध लिखे, जैसे मेला ठेला, वकील, ये इनके वर्णनात्मक निबंध है। आंसू, चंद्रोदय, सहानुभूति, आशा, माधुर्य, खटका, ये इनके भावनात्मक निबंध है। आत्मनिर्भरता, कल्पना शक्ति, तर्क और विश्वास, ये विचारात्मक निबंध है।
खटका इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए, रोटी तो कमा खाए किसी बाती, मुछंदर अकल जगीरन राग आदि निबंधों में मस्ती, हास परिहास, विनोद व्यंग्य सभी कुछ है। ऐसे निबंधों की भाषा चलती और दैनिक व्यवहार की है, यानी अपने आम बोलचाल की भाषा इनमें प्रयोग की गई है। भट्ट जी की भाषा विषय के अनुकूल और अपने समय में सबसे अधिक मंजी हुई है, सबसे अधिक परिष्कृत है और सबल। जन भाषा में लिखने वालों में प्रताप नारायण मिश्र का नाम सर्वप्रथम आएगा। उनके व्यक्तित्व और निबंधों में निराला आकर्षण है। लापरवाही, चुभता व्यंग, गुदगुदी भरा विनोद इनकी रचनाओं की विशेषता है। इस युग में निबंध छपते थे, छोटे छोटे विषयों पर इतने बढ़िया मनोरंजन और उच्च उद्देश्य को लेकर किसी लेखक ने नहीं लिखा। नाक, भो, वृद्ध, दांत, पेट, मृछ आदि विषयों को लेकर आपने अपने निबंधों में मनोरंजन का सामान भी जुटाया और देश प्रेम, समाज सुधार, हिंदी के प्रति प्रेम, स्वाभिमान, आत्मसम्मान का संदेश भी दिया। इतने छोटे छोटे विषयों पर इन्होंने निबंध लिखे। नाक पर, बहो पर, दांत पर, पेट पर, और उनमें व्यंग का पुट भी बहुत अधिक था। और लापरवाही के कारण भाषा की अशुद्धियों का रहना साधारण बात है। आत्मीयता, चिंता, मनोयोग इनके विचारात्मक निबंध हैं। प्रेमगंज जी अपने निरालेपन के लिए याद किए जाते हैं। उनका उद्देश्य यह नहीं था कि उनकी बात साधारण समाज पहुंचे, उसके विचारों में परिवर्तन हो। कलम की करामात दिखाना ही उनका उद्देश्य था। ये स्वाभाविक प्रवाह में है, सुबोध भाषा नहीं लिखते थे, बल्कि शब्दों की जड़ाई करते थे। भाषा बनावटी होते हुए भी उसमें कहीं कहीं विवेचन की शक्ति पाई जाती है। आपने नागरी नीरद और आनंद कादम्बिनी नामक पत्र निकाले थे और इन्हीं में उनके निबंध छपा करते थे। यानी प्रेमगंज जी ने 2 पत्रिकाएं निकाली थी, नागरी नीरद और आनंद कादम्बिनी, और उन्हीं पत्रिकाओं में उनके निबंध छपा करते थे। उनके शीर्षक उनकी भाषा शैली को प्रकट करते हैं, जैसे संपादकीय, संपत्ति, सिर, हास्य, हरितांकुर, विज्ञापन और बंदूटियाँ, हमारी मसहरी और हमारी दिनचर्या जैसे मनोरंजक लेख उन्हीं के लिखे हुए हैं। फागुन, मित्र, ऋतु वर्णन उनके अच्छे निबंध हैं। बाल मुकुंद गुप्त इस युग के अंतिम और सबसे अधिक महत्वपूर्ण निबंधकार थे। भारतेंदु युग के अंतिम छोर के श्रेष्ठ निबंध लेखकों में माने जाते बाल मुकुंद गुप्त। शिव शंभू के नाम से भारतेंदु में वह शिव शंभू का चिट्ठा, भारत मित्र जो पत्रिका थी उसमें वो शिव शंभू का चिट्ठा लिखा करते थे। यानी शिव शंभू के नाम से लिखते थे वो, और व्यंग निबंध लिखते थे। शैली के विविध रूप और विचार स्वतंत्रता, समाज सुधार, देशभक्ति, पराधीनता के प्रति रोष, आत्मपतन पर खेद, देश उत्थान की कामना, हिंदी सम्मान की रक्षा भावना, हिंदू पर्व त्योहारों के लिए उत्साह और नवीन विचारों का स्वागत। निबंध की एक विशेष शैली भी इस युग की विशेषता है। राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारा हिंद ने लिखा, और एक अद्भुत अपूर्व सौपन, ये भारतेंदु जी का निबंध है। एक अनोखा अधिकार पाने, एक अनोखा सोपन, बालकृष्ण भट्ट, यमपुर की यात्रा, राधा प्रसाद गोस्वामी। इन रचनाओं में सोपन के बहाने राजनीतिक अधिकार पाने, समाज सुधार तथा धर्म संस्कार का संदेश दिया गया। यानी इन निबंधों में इन्होंने एक सोपन की इस तरह से हमें सोपन आया और इस तरह से राजसत्ता हमारे भारतीयों के हाथ में आ गई। अब हम पढ़ेंगे द्विवेदी युग के निबंधों के बारे में। द्विवेदी युग 1900 से 1918 तक माना जाता है। भारतीय हिंदू युग के बाद द्विवेदी युग आता है। द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर इसका नाम द्विवेदी युग पड़ा। भारतीय हिंदू युग गद्य साहित्य के बचपन का समय था, क्योंकि गद्य साहित्य जो था वो भारतीय हिंदू युग में ही पल्लवित पुष्पित हुआ, यही उसका ये बचपन था। और बचपन में लापरवाही, खिलवाड़, विनोद, मनोरंजन, मुग्धता, चंचलता तो रहती ही है। किशोर अवस्था में थोड़ी समझदारी आती है, जिम्मेदारी आती है,
शिक्षा, नियम पालन, साज सवार, स्थिरता आती है। इसी अवस्था में प्रतिस्पर्धा की भावना आती है। किशोर अवस्था में सबसे प्रमुख जो भावना होती है वो प्रतिस्पर्धा की होती है। दो बच्चे एक दूसरे के मित्र हो सकते हैं और गहरे मित्र रहेंगे, लेकिन उन दोनों में ही प्रतिस्पर्धा सबसे अधिक गहरी होगी। आप कभी भी देखना कि प्रतिस्पर्धा की जो भावना होती है वो मित्रों में ही सबसे ज़्यादा होती है कि ये मुझसे अच्छा, मैं इससे अच्छा दिखूँ, मैं वो इससे पढ़ने में अच्छा दिखूँ, हर जगह मैं इससे श्रेष्ठ दिखूँ। इस तरह की भावनाएं एक दूसरे में होती है इस समय। अन्य साथियों की शिष्टता, शील, ज्ञान, आत्मसम्मान आदि को देखकर उनके समान हम भी गुण विकसित करना चाहते हैं, क्योंकि किशोर अवस्था जो है उसमें व्यक्ति सबसे ज़्यादा अगर जिससे प्रभावित होता है वो अपने दोस्तों से ही होता है। स्टेन हॉल भी कहते हैं ना कि किशोर अवस्था तो तूफान और झंझावातों की उम्र होती है, क्योंकि उस समय व्यक्ति ना तो बचपन में रहता है और ना ही वो इस तरह से कह सकते हैं कि ना तो वो उस समय बच्चा होता है और ना ही वो बड़ा, वो बीच की अवस्था में रहता है, तो वो बेचारा कुछ समझ ही नहीं पाता है। यही बात भारतेंदु युग के संदर्भ में भी समझनी चाहिए। भारतेंदु काल में साहित्य तो बहुत लिखा गया, पर भाषा की भूल साधारण बात थी। निबंध के विषय भी साधारण हुआ करते थे। इस युग में इन अभावों की ओर विशेष ध्यान दिया गया। इस काल के निबंधों के आरंभ 2 अनुवाद पुस्तकों से हुए। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अंग्रेज लेखक बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली के नाम से, और गंगा प्रसाद अग्निहोत्री ने मराठी लेखक चिपलूणकर के निबंधों का अनुवाद प्रकाशित करा है। लेकिन यह बात ध्यान रखने की है कि द्विवेदी युग का निबंध भारतेंदु युग के निबंध साहित्य के समान संपन्न नहीं हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी, माधव प्रसाद मिश्र, पद्म सिंह शर्मा और श्याम सुंदर दास का नाम दूसरी श्रेणी में लिया जा सकता है। द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम सबसे पहले आता है। अपने युग के यह आचार्य थे। आचार्य का काम होता है शिक्षा देना, ज्ञान वर्धन करना, समाज का नया संस्कार डालना और सुधार करना, और ये सब काम इन्होंने किए, इसलिए यह आचार्य कहलाए और इनके नाम पर ही इस काल का नाम द्विवेदी युग रखा गया। अपने निबंधों और समालोचनाओं के द्वारा सबसे मुख्य काम इन्होंने भाषा सुधार का किया। कि कर्तव्य नामक निबंध में ये लिखते हैं कि कविता लिखने में व्याकरण के नियमों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। शुद्ध भाषा का जितना मान होगा अशुद्ध का नहीं होता है। जहाँ तक संभव हो शब्दों को मूल रूप न बिगाड़ना चाहिए। मुहावरे का विचार रखना चाहिए। क्रोध क्षमा कीजिए इत्यादि वाक्य कान को अतिशय पीड़ा पहुंचाते हैं। इस अवतरण से इनके भाषा संबंधी विचार स्पष्ट हो जाते हैं। द्विवेदी जी ने सभी प्रकार के निबंध लिखे। कवि और कविता, प्रतिभा, साहित्य की महत्ता इनके विचारात्मक निबंध हैं। लोभ, क्रोध, संतोष भावात्मक निबंध है। हंस का क्षीर नीर विवेक, जापान में पतंगबाजी, हजारों वर्ष पुराने खंडर, प्रताप सुषमा इनके वर्णनात्मक निबंध है। हंस संदेश और नल का दुस्तर दूत कार्य विवरणात्मक निबंध है। यहाँ यह बात ध्यान रखने की है कि इनके निबंधों में जानकारी अधिक रहती है। इनकी रचनाओं को पढ़कर ऐसा लगता है कि एक आचार्य शिष्य मंडली को पढ़ा रहा है। यानी इनके निबंधों को पढ़कर ऐसे लगता था कि जैसे कोई आचार्य अपने शिष्यों की कक्षा ले रहे हैं। माधव प्रसाद मिश्र भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन, साहित्य, कला के उच्च उपासक थे। इनका अपना व्यक्तित्व था। यदि वे किसी को भारतीय और प्राचीन साहित्य का गौरव घटाने का प्रयत्न करते हुए पाते थे तो उनकी आलोचना करते थे। आचार्य द्विवेदी और श्रीधर पाठक को भी उन्होंने निर्भय आलोचना की थी। इनकी भाषा निर्दोष, साफ सुथरी, विषयानुकूल, व्यंग्यात्मक और प्रभावशाली है। संयुक्त का प्रभाव उन पर स्पष्ट है। उनके लिखे धृति, क्षमा, श्री वैष्णव संप्रदाय, काव्य आलोचना, वेबर का भ्रम, विचारात्मक और सब मिट्टी हो गया भावनात्मक निबंध है। भारतेंदु युग की यह परंपरा मिश्र जी के निबंधों के साथ ही समाप्त हो गई। अध्यापक पूर्ण सिंह इस युग के सबसे प्रमुख, भावुक
और विचारात्मक निबंधकार है। इससे अधिक गौरव की बात और क्या होगी कि इन्होंने केवल 6 निबंध लिखे और फिर भी अपने समय के श्रेष्ठ लेखक माने गए। उनमें से प्रमुख है मजदूरी और प्रेम, आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता। अध्यापक जी के निबंधों से प्रेरणा देने वाले नए नए विचार हैं। इनकी भाषा बड़ी ही शक्तिशाली और उनमें एक खास बाकापन है, जिससे भाव का प्रकाशन भी निराले ढंग से होता है। विषय भी ऐसे नए कि अब तक किसी को सूझे ही नहीं। साथ ही इनमें भावुकता का माधुर्य भरा है। वीरता, आचरण, शारीरिक परिश्रम का जो महत्व उन्होंने समझाया, उसको ठीक समझा पाए तो आज धर्म का नया रूप सामने आ जाए, समाज में क्रांति हो जाए, मनुष्य और सारा देश उन्नति के शिखर पर पहुंच जाए। जब तक जीवन के अरण्य में पादरी, मौलवी, पंडित और साधु सन्यासी हल, कुदाल और खुरपा लेकर मजदूरी न करेंगे, तब तक उनका आलस्य जाने का नहीं। देखो कितनी अच्छी बात कही है। मजदूरी और प्रेम का यह उदाहरण कितना महान संदेश देता है। भाषा की लाक्षणिकता इनकी विशेषता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी भी स्वतंत्र विचारों के लिए प्रसिद्ध है। निबंध उन्होंने भी थोड़े लिखे, उनकी रचनाओं में भी जीवन को उठाने की प्रेरणा और नए विचारों का खजाना मिलता है। संस्कृत के महापंडित होते हुए भी पुरानी लकीर पीटने वाले ये नहीं थे। प्राचीन धार्मिक कथाओं की ये वैज्ञानिक और बुद्धि सम्मत व्याख्या करते थे। कछुआ धर्म नामक निबंध भी गंभीर, तर्कपूर्ण, प्रभावशाली और विचार प्रधान शैली, इनकी विद्वता और तर्क कुशलता का सुंदर उदाहरण है। गोविंद नारायण मिश्र का नाम उनकी विचित्र अलंकारपूर्ण संस्कृत शब्दावली में लदी काव्य में और बनावटी शैली के लिए लिया जा सकता है। आपको याद होगा भारतेंदु काल में प्रेमघन जी भी इसलिए याद किए जाते हैं। आज की इस कक्षा में इतना ही। कल हम पढ़ेंगे प्रसाद युग व उससे आगे के काव्य, उससे आगे की निबंध विकास यात्रा। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।